है कंपनी ऑडिट का? ऑडिट एंड ऑडिटर, छोटा चैप्टर ये है, 7-8 पेज का टोटल नोट्स है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ये वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज है। सेक्शन 139 एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज है एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का कैग ऑडिटर अपॉइंट करता है, उनके ऊपर नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं होता ऑडिटर अपॉइंटमेंट का। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जो कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ हो, तो उनका ऑडिट प्रोसीजर एज पर कैग होता है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी ऑडिटर के लिए क्या होगा? सर फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? कंपनी का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, जो ऑफिस हेल्ड करेगा टिल 6th AGM। हर साल उसका रीअपॉइंटमेंट होगा, कंपनी उसको हटा भी सकता है, लेकिन अगर नहीं हटाता है तो 6th AGM में वो अपनी आप हट जाएगा। मतलब मान लो हम पवित्रों को अपना ऑडिटर अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर, तो कंपनी का जब पहला AGM होगा उसमें पवित्रों को ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। जी सर। उसके बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th AGM तक हर साल दोबारा ऑडिटर के रूप में पवित्रों का नाम को AGM में प्रेजेंट किया जाएगा। अगर शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते जाएंगे तो वो बनता जाएगा। उसके बीच में अगर वो ना कर दे, शेयर होल्डर ना कर दे या कंपनी ना कर दे तो वो हट जाएगा। लेकिन सर 6th AGM के बाद अब हर पवित्र कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, चाहे शेयर होल्डर बोले, चाहे कंपनी बोले, चाहे कोई भी बोले। मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए एक आदमी एक कंपनी में कंटिन्यूअस ऑडिट कर सकता है। और यही अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है तो मैक्सिमम 10 years। मतलब मान लिया पवित्र एंड राहुल ऑडिट चार्टेड फर्म है पार्टनरशिप में, तो हम पवित्रों को 5 साल लगातार कर लिया, अब हम पवित्रों को हटा के राहुल को ले लिया, राहुल का नाम ले दिया, चलेगा। लेकिन 10 साल बाद और नहीं। सब मान लीजिए 3 पार्टनर क्या 15 साल हो सकता है? नहीं। बोलो। तब भी तो सर अगर आप जो बोल रहे मतलब मान लीजिए हम और राहुल अगर पार्टनरशिप फर्म में आपके कंपनी में ऑडिट करे, ठीक है, आप 5 साल हो गया, अब हम राहुल कर रहे तो सर वो तो इंडिविजुअल में क्राइटेरिया में नहीं आएगा। तो इंडिविजुअली तो हो गया ना, 5 साल के बाद चेंज, पवित्रों की जगह पर राहुल आ गया। एक फर्म में अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो फिर वहां पे टोटल फर्म को 10 साल के लिए मैक्सिमम ऑडिट मिल सकता। ठीक है, समझा। हाँ। अच्छा फर्स्ट AGM के बाद क्या होगा? एनी अपॉइंटमेंट इज मेड आफ्टर फर्स्ट AGM, ही विल हेल्प पोजीशन टिल 6th AGM। मतलब सेम ही रूल है। एंड दैट AGM विल बी ट्रीटेड फॉर हिम एज फर्स्ट AGM। मतलब सिंपल रूल है सर, एक इंडिविजुअल आदमी को आप 5 साल से ज्यादा अपने यहाँ पे एज ए CA अपॉइंट, एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। सर आप लोग का भी सेम होता है क्या? सेम रूल, सेम रूल। अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा? मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी किसका होता है? ऑडिट कमेटी में कौन होते हैं? ऑडिटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी में तो सर ऑडिटर की नहीं, नाम ऑडिट कमेटी है इसका अरे भाई कंपनी में कितना ऑडिटर होगा जिनका कमेटी बनेगा? ज्यादातर कंपनी में तो एक ऑडिटर होता है ना, तो कमेटी क्या बनेगा? देखो यहाँ रूल ये होता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक टीम बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है ऑडिट कमेटी। वो लोग टाइम टू टाइम इंटरनली भी चीजों को चेक करता रहता है कंपनी में सब ठीक चल रहा है, ताकि जब फाइनल ऑडिट आए जिसमें बाहर का आदमी आके एक CA इन प्रैक्टिस आके ऑडिट करे तो उस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ी या बहुत ज्यादा मिस्टेक्स न मिले। कंपनी इंटरनली भी चीजों को कंट्रोल में रखना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोगों का एक टीम बना देता है जिसका नाम होता है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी किसका होता है? डायरेक्टर्स का। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ। तो ऑडिट का अगर तुम्हारे यहाँ ऑडिट कमेटी है तो फिर तुम्हारे यहाँ ऑडिटर अपॉइंट करने का पूरा प्रोसीजर ऑडिट कमेटी हैंडल करे।
और अगर तुम्हारे ऑडिट कमेटी नहीं है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करेगा। ठीक है। यस सर। द कंपिटेंट अथॉरिटी चेक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ फर्म और इंडिविजुअल ऑडिटर। तुम्हारे यहाँ पे जो अथॉरिटी होगा जिसको ये काम दिया, दोनों में से कोई भी, या तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, वो लोग ये चेक करेगा कि जिस आदमी को या जिस फर्म को हम अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ठीक है, तो वो कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस तो नहीं खाया कभी, और अदर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को भी चेक करेंगे, तब जाके किसी को ऑडिटर के लिए रेकमेंड किया जाएगा। फिर शेयर होल्डर लोग एजीएम में उसके लिए वोट करेगा। तो देखो आगे यही लिखा, ऑडिट कमिटी रिकमेंडेड, बोर्ड एग्रीज एंड रिकमेंड टू एजीएम। हाँ, यहाँ मजेदार बात हो रहा है। मान लो तुम्हारे यहाँ ऑडिट कमिटी है, तो कौन पहला ऑडिटर को रिकमेंड कौन करेगा? ऑडिट कमिटी। यस सर। ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसका नाम भेजेगा। अब बोर्ड अगर एग्री कर गया तो फिर एजीएम में उसका नाम प्रेजेंट होगा और फिर डिसीजन होगा शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन अगर बोर्ड डिसएग्री कर जाए, मान लो ऑडिट कमेटी बोला कि पवित्रों को ऑडिटर बना सकते, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा नहीं, तो वो लोग रेकमेंड बैक करेगा ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी को लोग वापस बोलेगा कि नहीं, आप किसी और को देखिए। इफ ऑडिट कमेटी इफ ऑडिट कमेटी डज नॉट फाइंड रीजन वैलिड, अब बोर्ड अपना एक रीजन देगा ना कि क्यों वो लोग रेफर बैक कर रहे हैं। अब ऑडिट कमेटी अगर वो रीजन को वैलिड नहीं मानेगा तो फिर ऑडिट कमेटी डायरेक्टली एजीएम में वो लोग जिसका नाम डिसाइड किया है उसको वोटिंग के लिए रख देगा। मतलब नॉर्मल रूल है कि ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एजीएम में शेयर होल्डर से अप्रूव करवाएगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री होता है, जेन्युइन रीजन है, तो फिर ऑडिट कमेटी को दोबारा अपने डिसीजन पे गो थ्रू करना पड़ेगा। और अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर ऑडिट कमेटी डायरेक्ट नाम एजीएम में रख देगा शेयर होल्डर का डिसीजन के लिए। ठीक है? ठीक है सर। अब आता है सर, एक कंपनी में ऑडिट का आप अभी पढ़ाए कि ऑडिट कमेटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर कब ऑडिट कमेटी होना कंपलसरी है? हु शैल कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी? अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या लोन या बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है, ऑन लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तुम्हारा जो पिछला ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें ये तीनों में से एक भी फिगर अगर ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा और लोन बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा, तुम कौन है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये तीनों में से एक भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो फिर तुम्हारे यहाँ ऑडिट कमेटी होना जरूरी है। जिन लोगों को तुम जिन डायरेक्टर्स को तुम ऑडिट कमेटी में बिठाओगे उनका रिटर्न कंसेंट ले लो। कल को लोग ये बाद में ये ना बोल दे हम तो बदलना नहीं चाहते थे, कंपनी फोर्सफुली बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट भी मांग लो जो कोई भी वे में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो कोई नॉर्मल बात था। और ऑडिट कमेटी जो भी तुम्हारा होगा उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर रजिस्टर वगैरह में मेंशन होना चाहिए कि कौन लोग ऑडिट कमेटी में बैठ रहे हैं। अब आता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। एक्चुअली में ये चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटी बनाया हुआ है जिसका नाम है NFRA। हर कंपनी को गवर्न करता है NFRA। कोई भी रूल NFRA बनाएगा जो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। NFRA 15 दिन, जब भी कोई नया रूल बनाएगा तो कंपनी को 15 दिन का टाइम देगा ताकि कंपनी उस रूल को अप्लाई करते हुए ऑडिटर को अपॉइंट कर सके। ठीक है। और जिस कंपनी पे NFRA का गवर्निंग नहीं है वो भी NFRA को बताएगा जरूर, लेकिन 30 दिन के अंदर।
तो जिन कंपनी पे NFRA का गवर्निंग है, मतलब जिन कंपनी पे NFRA का रूल एप्लीकेबल है, उनको 15 दिन का टाइम मिलेगा NFRA को बताने के लिए कि हम किसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं NFRA का रूल फॉलो करते हुए। और जिन कंपनी पे NFRA एप्लीकेबल नहीं है, उन कंपनी को 30 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है जी सर। जो हम तुमको पहले बताया था, ये उसी का बात कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ ऑडिट। कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम एक आदमी को 5 साल से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाओगे, और एक फर्म को 2 टर्म से ज्यादा, मतलब वही 10 साल हो गया, 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर मतलब 10 साल। अच्छा, यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव ईयर वर्ड यूज किया, कंसेक्यूटिव लगातार, तो ये रूल सबके लिए नहीं है। यानी एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक आदमी को जिंदगी भर के लिए भी ऑडिटर रख सकता है, हर साल रिन्यू किए जा रहे हैं। लेकिन ये 3 लिस्टेड कंपनी को, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल। अगर ये लिमिट तुम पार कर रहे हो तो तुम एक आदमी को 5 साल और एक फर्म को 5-5 साल का 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। जो मान लीजिए ये जो रिलायंस है, ठीक है, इसका भी तो सेम, ये तो रिलायंस लिस्टेड फॉलो कंपनी करना है, पड़ेगा थोड़ी, कोई रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, फॉलो करना पड़ेगा, एकदम फॉलो करना हाँ पड़ेगा। सर, ऑब्वियसली। हाँ हाँ, अब मान लीजिए हम अगर मान लीजिए ऑडिटर बना तो 5 साल तो मेरा हो गया, तो 5 साल बाद क्या अभी हम कभी भी और मतलब उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाए? वही तो बोलने जा रहे हैं, कंप्लीट करने तो वो बात। 5 लगातार साल के बाद तुमको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक दोबारा वहां नहीं बन सकते। कूलिंग पीरियड ये रहा, नेक्स्ट 5 ईयर तक नहीं बन सकते, उसके बाद बन सकते। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिला मित्रों? मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है मित्रों। लेफ्ट कर गया था, ज्वाइन कर गया दोबारा। हेलो हाँ, सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, हाँ तुम्हारा वॉइस अब आ रहा है। फ्रीज हो गया लैपटॉप। हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये बात क्लियर है, 5 ईयर वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है बेटा। 5 साल तक नहीं बन पाओगे उस कंपनी में दोबारा ऑडिटर, चाहे तुम इंडिविजुअल हो चाहे फर्म। सर जो फर्म होता है, मतलब 2-3 पार्टनर मिलकर फर्म बनाए तो 2 पार्टनर के लिए 10 साल, 3 पार्टनर के लिए 15 साल, नहीं 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 4 पार्टनर के लिए 20 साल। नहीं, यहाँ पे तुम पढ़े नहीं गौर से। हम बोला इंडिविजुअल लगातार 5 साल के बाद नहीं बन पाएगा, और कोई भी फर्म 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5-5 साल का 2, यानी 10 साल के बाद वो फर्म को भी हटना पड़ेगा, भले उस फर्म में 10 पार्टनर है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 50 साल तक वही मेरा ऑडिटर रह जाएगा। तब तो सेटिंग कर गया कंपनी उसके साथ ही। तब तो डेलॉयट जैसा कंपनी में तो 200, 300 ऑडिटर है, तो 300 into 5 साल, अगला 1500 साल तक वही ऑडिटर रहेगा। मतलब हालांकि ऐसा लग रहा है कोई और ही दुनिया में पहुंच गया। 1500 साल, बाप रे बाप। ठीक है। अच्छा, एक और मस्त बात है, मान लो पवित्रो, नीरज और राहुल का एक पार्टनरशिप फर्म है, वही पवित्रो एक XYZ एक और पार्टनरशिप फर्म है, उसमें भी पार्टनर है। एक सीए 2 फर्म में पार्टनर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पवित्रो एक ABC फर्म में भी पार्टनर है और पवित्रो एक XYZ फर्म में भी पार्टनर है। तो ये अब हम बुद्धि लगाया, हम पहले ABC फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया, 2-5 साल रख लिया, अब हम XYZ को ऑडिटर फर्म बना लिया, वो भी नहीं चलेगा। अगर कॉमन पार्टनर है तो भी फिर 5 साल तक वो दूसरा फर्म से भी कोई को तुम ऑडिटर नहीं बना सकते। मतलब ABC से अगर 5 साल 2 टर्म के लिए
पवित्र और राहुल मेरा ऑडिटर बन गया। अब पवित्र एक XYZ फर्म में भी पार्टनर है, तो हम XYZ को भी अब ऑडिटर नहीं बना पाएंगे। कनेक्शन हो गया ना। हाँ, कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरा जो फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं उसमें पुराने वाले फर्म का कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ। अगला बात आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब रूल, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन आल्सो डिसाइड, ऑडिट कमिटी में रेकमेंड। देखो एक बात बताना चाह रहे हैं, एक फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है, हम 2 साल Okay. 1 साल के लिए एक पार्टनर को, दूसरा साल दूसरा पार्टनर को रोटेट करना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या तुम्हारा कंपनीज एक्ट बोलता है ये बात कि रोटेट करना चाहिए, एक कोई हर बार मत रखो। तो रोटेट करने का रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पावर है, जब चाहे रूल बना सकता है। कोई रूल है नहीं वैसा। जैसे ऑडिटर में ये डायरेक्टर में पढ़ते थे ना, रिटायरमेंट में रोटेशन से रिटायर होगा। सेमेस्टर 2 में पढ़े थे। हाँ, सेमेस्टर 2 में बात नहीं पढ़े थे कि हर बार 2/3 डायरेक्टर अपने आप को रोटेशन के लिए अवेलेबल करेगा, उसमें से 1/3 रोटेट हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर वैसा कोई रूल अब तक है नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल बनाने। चाहे तो कंपनी का शेयर होल्डर भी ये डिसाइड कर सकता है बोर्ड में, AGM में, कि आप एक फर्म को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फर्म के पार्टनर्स को टाइम टू टाइम रोटेट करते हैं। और चाहे तो ऑडिट कमेटी भी इसका रिकमेंडेशन दे सकती है। तो जो रूल बनाया जाएगा फिर वो फॉलो करना होगा, लेकिन ये वाला रूल नहीं टूट सकता 5 साल 10 साल वाला, वो तो एज इट इज, वो तो मानना पड़ेगा। हाँ। अब आता है अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा, मैनर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर दोबारा बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 139(7) कुछ और बात करता है और सेक्शन 139(6) कुछ और बात करता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए और अदर कंपनी के लिए। गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या रूल है? कैग अपॉइंट करेगा पहला ऑडिटर, ये तो पढ़े थे ना पीछे। हाँ, वो 60-30, अरे ये याद हो गया था मेरे कितना अच्छे से, भूल गया सब, भूल डेज गया। ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं या वो कंपनी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, 60 डेज के अंदर कैग ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। अगर 60 डेज में कैग नहीं अपॉइंट कर पाता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट कर देगा। और अगर बोर्ड भी फेल कर गया तो मेंबर लोग इन 60 डेज नेक्स्ट EGM बुला के, AGM का वेट नहीं करेगा, EGM बुलाएगा और ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। और वो जब तक AGM नहीं हो जाए तब तक के लिए वही ऑडिटर रहेगा। तो 60 डेज में कैग नहीं हो पाए तो 30 डेज में बोर्ड, नहीं हो पाए तो 60 डेज में मेंबर। और यही अगर नॉर्मल कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो कैग तो होगा नहीं यहाँ पे। तो बस जो तुम बाकी 2 रूल पढ़े देखो वही फॉलो होगा, तो थोड़ा सा डेज बदलेगा। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन में। अगर बोर्ड फेल कर गया तो फिर मेंबर लोग 90 डेज इनीजिए। तो वहां पे है 60-30-60, यहाँ पे है 30-90, ठीक है। और ये भी नेक्स्ट होल्ड ऑफिस करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। अदर कंपनी इसके कैग का तो इन्वॉल्वमेंट होगा भी नहीं इससे। एकदम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब सर आप पहला ऑडिटर के बाद नेक्स्ट ईयर से बात कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कंपनी होगा तो फिर कैग अपॉइंट करेगा, या तो उसी को अपॉइंट कर ले नेक्स्ट 5 ईयर तक, ऐसे करते रहे हर साल। लेकिन आपको हर साल डिसीजन पास करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो 5 साल ये हो गया बस अब एक 5 साल यही रहेगा। आप मैक्सिमम 5 साल रख सकते हो, लेकिन आपको एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ेगा। तो कैग अपॉइंट कर सकता है 180 डेज में फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 180 दिन मतलब
सितंबर तक, है ना? 6 महीना का पूरा होता है सितंबर, हाँ। सितंबर तक। तो 180 दिन में अपॉइंट करेगा और वो एजीएम तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। फिर नेक्स्ट एजीएम के बाद वैसे फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये क्या बोल रहा है? सर कोई ऑडिटर बीच में मर गया, डेथ, डिस्क्वालीफाई हो गया या रिजाइन कर दिया, मतलब टाइम पूरा होने के पहले वो ऑडिटर का पोस्ट खाली हो गया। खाली होने का 2-3 रीजन हो सकता है। मर गया, लॉफुली डिस्क्वालीफाई हो गया, या फिर वो खुद ही रिजाइन कर दिया। तो कंपनी में अगर कैग अपॉइंट किया है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का बात करें, तो दोबारा कैग ही अपॉइंट करेगा नेक्स्ट 30 डेज में, और वो नहीं कर पाया तो बोर्ड करेगा फिर नेक्स्ट 30 डेज। तो यहाँ 30-30 है। और अगर कंपनी में बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में, और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात, अब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर ऑडिटर रिजाइन किया है इसलिए पोस्ट खाली हुआ है, तो अगर बोर्ड एक बार अपॉइंट तो कर ले किसी को भी, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ में उसको शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुला के अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजिग्नेशन एक डेंजरस साइन है। हो सकता है कंपनी में कुछ गड़बड़ था, ऑडिटर जो बोल रहा था कंपनी मान नहीं रहा था, ऑडिटर को लगा बाद में मेरा डिग्री पे बात आ जाएगा, वो रिजाइन कर दिया। तो ऑडिटर का रेजिग्नेशन मतलब कोई गड़बड़ होने का डर है, कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा पकड़ा हो जिसका कोई वो कंपनी खुलासा नहीं कर रहा है, डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है, तो फिर ऑडिटर बोलता है मेरा गला तो हम बचाए ना। ऑडिटर क्या बोलेगा? बाहर में जाओ, हम अपना गला बचाते हैं, हम रिजाइन करते हैं। तो ऐसा अगर रेजिग्नेशन है तो फिर तुमको बोर्ड 30 दिन में अपॉइंट कर ले, वो ठीक है किसी को, लेकिन 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुला के अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सर क्या रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं? सर वही तो इतना देर से पढ़ रहे हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कब तक? इंडिविजुअल है तो 5 साल तक, और फर्म है तो 10 साल तक। हाँ, अनलेस एंड अनटिल लॉफुली वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है, या वो खुद ही नोटिस दिया है कि हम नहीं कंटिन्यू करेगा, तो उसको नहीं अपॉइंट कर सकते। या फिर शेयर होल्डर लोग एसआर पास कर दिया है, ये ऑडिटर दोबारा अपॉइंट नहीं हो। 3 बात है जब रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते। एक, तो आप अपना माइक को थोड़ा सामने लेकर बात कीजिए, मतलब बहुत आस्ते साउंड आ रहा है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हम बोल रहे हैं एक ऑडिटर 3 रीजन से रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं कर पाओगे, या यूं कहूं तो 4 रीजन से। नंबर 1, अगर वो डिस्क्वालीफाइड है तो आप उसको दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर वो वो अपना विलिंगनेस अनविलिंगनेस बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है हम नहीं अपॉइंट होंगे। या नंबर 3, शेयर होल्डर लोग एसआर पास कर दिया है कि दोबारा इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। या फिर नंबर 4, वो 5 साल या 10 साल वाला कंडीशन पूरा हो। ठीक है? ठीक है, समझ। अच्छा, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं। हर एजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट हो गया, रिटायरिंग को दोबारा रीअपॉइंट करेंगे? दोनों ही हो सकता है, दोनों में से एक होगा तो, दोनों में से एक होगा तो कोई भी एक। हाँ, मान लो इस एजीएम में ये डिसीजन ही नहीं हो पाया, अब क्या होगा? डिसीजन ही नहीं हो पाया। हाँ, तो कोई तो जो था वही उसको ही रखेंगे। बोलो। जो था उसको ही रखेंगे, और क्या कर पाएंगे? मतलब कुछ एजीएम नो ऑडिटर अपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर। Audit committee recommendation. If audit committee is required by company, then take recommendation before appointment or reappointment. तो नया भी जब अपॉइंट करो या पुराने वाले को रीअपॉइंट भी करो, एक बार ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल ले लो। नॉर्मल बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। एंड कंसेंट ऑफ ऑडिटर, सर जिसको अपॉइंट या रीअपॉइंट कर रहे हो उससे एक रिटन कंसेंट ले लो और एक सर्टिफिकेट भी ले लो कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है कोई भी वो। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल बात था। हाँ।
अच्छा, अभी तक हम लोग एक बात पढ़ रहे थे, कैजुअल वैकेंसी कैसे कैसे हो सकता है? सब मर गया, डिस्क्वालीफाई कर गया या रिजाइन कर गया, है ना? क्या हम लोग निकाल सकते हैं ऑडिटर को टाइम से पहले? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो यही अगला टॉपिक, रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। एसआर पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मतलब नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि निर्मला ताई से पूछ के आना? ये सवाल ही है सर। आरओसी देखो, एक बात बताते हैं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कनेक्शन आरओसी के थ्रू है। तुम आरओसी को खबर करो, अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट को खबर करना होगा। तो तुम एडीटी 2 बोल के एक फॉर्म है, 30 डेज में, जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ना, उसके 30 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, फिर एसआर पास होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एसआर इज मस्ट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले प्रीवियस अप्रूवल होगा। तुम पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओगे और बोलोगे पवित्रों का और ऑडिटर नहीं रखने, हटा रहे टाइम से पहले, एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट के पहले हटा रहे, मतलब नेक्स्ट एजीएम से पहले ही हटा दे। तो तुमको पहले बीआर पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके 30 डेज के अंदर एडीटी 2 बोल के फॉर्म है आरओसी का, वो भर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल मिल गया। उसके बाद शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ और एसआर पास करो। तो यानी उसके 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर अंदर एसआर पास करो। और जिसको रिमूव कर रहे हो उसको अपने बात रखने का मौका दोगे कि नहीं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर, वो तो अजमल अली कसाब को भी मिला था, ऑडिटर को क्यों नहीं मिली? आज का आखिरी पेज। सर, वो खुद भी टाइम से पहले रिजाइन कब करता है? ऑडिटर जब रिजाइन करेगा ना, उसको भी आरओसी को खबर करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो कैग को खबर करना पड़ेगा विथ रीजन। एडीटी 3 बोल के एक फॉर्म भरेगा 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन के अंदर। अगर ऐसा नहीं करता ऑडिटर तो 50,000 तक का पेनल्टी है, या फिर जितना उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा था, विचएवर इज लोअर। और अगर ये बताने में वो और डिले करता है तो 500 रुपया पर डे करके फाइन बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम 5 लाख तक। मतलब ऑडिटर रिजाइन करे तो उसको गवर्नमेंट को यानी आरओसी को बताना बहुत जरूरी है। बोला ना, डाउटफुल केस, रिजाइन किया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया कोई तो फ्रॉड है। तो भैया बता दो ना फ्रॉड नहीं है तो भी, ताकि कंपनी अपनी जगह क्लियर रहे। अब जरूरी थोड़ी ना हर बार ऑडिटर फ्रॉड के कारण ही रिजाइन करेगा। नॉर्मल रिजाइन तो कर सकता है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मान लीजिए इस कंपनी में ऑडिटर था, ठीक है, तो वो देख रहा है मेरे को और भी अच्छा मतलब सैलरी मिलेगा कोई और कंपनी में। ऑडिटर है, जॉब पे कैसे हो गया? क्या बोलता है? ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यहाँ जॉब नौकरी का बात ही नहीं है, ठीक है सर। तो भी अगर मान लीजिए, अगर आप लोग जब ऑडिट करने जाते हो तो कंपनी तो आप लोग कुछ पेमेंट करेगा ना, मतलब फीस वगैरह तो कुछ देगा। तो अरे भाई हम कंपनी का, हम तो 10 कंपनी का ऑडिट ले सकते हैं, तब एक का ऑडिट लेने के लिए दूसरे को छोड़ेगा क्यों? वो एक ऑडिटर मल्टीपल कंपनी में आ सकता है। हाँ, ये भी सही बात भाई। हम 20 ऑडिट हम 20 ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल नोटिस फॉर, हाँ, स्पेशल नोटिस फॉर नॉट रीअपॉइंटिंग। कंपनी अगर सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर रहा है तो उसको नोटिस दे के बताया जाएगा ये बात कि हम लोग दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, आपको अपॉइंट नहीं कर रहे। ऑडिटर का राइट होगा
कि वो अपने आप को एजीएम में रिप्रेजेंट करे पहले। तो अगर हम तुमको एज ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं अब अगले साल, तो हम तुमको तो नोटिस देंगे ही और तुमको एक मौका भी देंगे कि एजीएम में शेयर होल्डर के सामने तुम अपना बात रखो। ठीक है। ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी का क्या जिम्मेदारी होगा? सब मेंबर लोग को नोटिस भेजेगा। अगर मेंबर लोग को नोटिस, देखो मेंबर लोग को जो नोटिस जाएगा ना, उसके साथ ऑडिटर का एक लेटर भी जाएगा, उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का, कि वो क्या बोलना चाहता है। तो नोटिस के साथ वो लेटर भी अटैच करके भेज दो। लेकिन मान लीजिए सर कोई कारण से शेयर होल्डर को जो नोटिस दिया उसके साथ वो लेटर नहीं जा पाया, ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन, तो फिर कोई बात नहीं, उसको एजीएम में वो लेटर पढ़ने का मौका देना, मतलब ऑडिटर को अपना बात शेयर होल्डर के सामने रखने का मौका देना पड़ेगा। और आपको आरओसी को भी खबर करना पड़ेगा कि हम इस आदमी को रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर सर ऑडिटर या कंपनी कोई एग्राइव पार्टी हो गया, मतलब ये डिस्प्यूट में तुम बोल रहे हमको ये अपॉइंटमेंट होगा, हम बोल रहे नहीं होगा, झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, तो कोर्ट में केस जाएगा। हाँ, ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कंपनी तुमको गलत तरीके से निकाल रहा है, या कंपनी को लग रहा है कि ऑडिटर गलत तरीके से डिजाइन कर रहा है, तो आप पढ़ा रहे थे, यहाँ पर आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया था बीच में, हम लिखा यहाँ पर, पता नहीं आप टेक्स्ट भी नहीं देखा। राहुल मैं तो सही आ रहा था तब से। पवित्र तेरे वहाँ नेट गड़बड़ है। मेरा बीच में क्या था हमको समझ नहीं तुम आया। अपने घर की छत पर रिलायंस ठीक है, का आप टावर, तुम अपने घर की छत पे जियो का टावर लगा ले। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख या खुद दो हाथ लेके खड़ा हो जाओ। हाँ, नहीं तो एक टावर, कहीं से एक टावर उखाड़ के ले आ और हाथ में लेके क्लास कर। ठीक है। हम और राहुल ऐसा और 2-3 सजेशन देंगे, हम और राहुल ऐसा और 2-3 सजेशन देंगे, जो पसंद आए वो फॉलो कर लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइड है। तुम्हारा कहाँ तक हुआ था, कहाँ से मिस हुआ? वो तो आप तो वो मेरे को बोल रहे थे, उसके बाद तो पूरा ब्लैक हो गया। अरे कौन सा बात बोल रहे थे? अरे बोले ना 20 ऑडिट ले पाएंगे, उसके बाद से स्पेशल नोटिस वाला बात पढ़ा था? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं आया। अगर ये सुन लो, ये फाइन पेनल्टी वाला बात पढ़ा था? हाँ, तो स्पेशल नोटिस वाला बात में ये था कि अगर तुम ऑडिटर को टाइम से पहले, उस ऑडिटर को तुम रीअपॉइंट नहीं कर रहा है, तो तुमको एज ए कंपनी उस ऑडिटर को खबर करना पड़ेगा और उस ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में अपना बात रखने का मौका भी देना पड़ेगा। कंपनी मेंबर लोग को नोटिस भेजेगा और मेंबर लोग को इस ऑडिटर को लोग रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो जब मेंबर लोग को नोटिस भेजेगा तो जो ये ऑडिटर, पुराना ऑडिटर जिसको तुम रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो, उसको अपना बात रखने का मौका जो मिलेगा वो एक लेटर में लिखेगा और उस नोटिस के साथ उसका वो रिप्रेजेंटेशन भी जाएगा। लेकिन अगर कोई कारण से तुम शेयर होल्डर को जब नोटिस भेज रहे हैं तो ऑडिटर का वो लेटर नहीं भेज पाया, तो कोई बात नहीं, ऑडिटर को एजीएम में वो बात पढ़ने का मौका दिया जाएगा, मतलब ऑडिटर को हर हाल में अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा। और एज ए कंपनी तुम आरओसी को भी खबर कर देगा कि हम मिस्टर एक्स को दोबारा अपॉइंट नहीं कर रहे। अगर सर दोनों में कोई झगड़ा हो गया तो ऑडिटर बोल रहा है आप हमको गलत ढंग से रिमूव कर रहे हैं, या कंपनी बोल रहा है तुम गलत ढंग से रिजाइन कर रहे हैं, तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है। हाँ, ट्राइब्यूनल में अपील करने का हक है जो पार्टी एग्राइव्ड होगा। ठीक है जी सर, समझ गया। और सर ये रीअपॉइंटमेंट वाला बात वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब जितना बात पड़े अभी रीअपॉइंटमेंट के बारे में वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ 5 साल या 10 साल का टर्म पूरा हो चुका है। वो तो दोबारा रीअपॉइंट वैसे भी नहीं होगा ना अब, नहीं, तो उसके लिए फिर उतना बात करने का दरकार नहीं। ठीक है। यस सर। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर चेंज ऑफ ऑडिटर। हाँ, कोर्ट को भी पावर है कि तुम्हारे यहाँ ऑडिटर चेंज करने का ऑर्डर पास कर।
या तो कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, या तो कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, या कोर्ट को खुद लग रहा है, या कोई आदमी कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉडलेंटली काम कर रहा है, इसको हटवाओ। तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा 15 डेज में। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई किया या कोई आदमी को अप्लाई किया है, उसके 15 दिन के अंदर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और उस ऑडिटर को तुम्हारे यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और फिर वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 5 साल तक वो कहीं भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। तो अभी बात है, फ्रॉडलेंट के चक्कर में तुमको कोर्ट हटवाया है एक कंपनी से और तुम दूसरा कंपनी में जाकर ऑडिटर बन जाएगा। तुम तो फिर तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है भाई? फ्रॉड में हटवाया, फ्रॉड में तो तुमको कुछ तो पनिशमेंट। 5 साल बाद तो फिर अगर वो कोई और कंपनी में ज्वाइन करके फ्रॉड करना फिर स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? तो ऐसे करके अगर 1-2 बार पकड़ा गया तो हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल। ठीक है? अरे भाई जिंदगी भर के लिए बैन नहीं लगा सकता ना एक बार फ्रॉड करने पे। हर आदमी को जीने का हक है। हाँ, अब एक ऑडिटर को कब कब क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का बात। क्वालिफिकेशन तो तुमको पता ही है, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। सिर्फ सीए होने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस इन सीए होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा चार्टेड फर्म है तो तुम्हारे मेजोरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग पार्टनर इन इंडिया होने चाहिए। मतलब तुम्हारे यहाँ अगर 9 पार्टनर है तो उनमें से 5 प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, 4 फॉरेन में होंगे चलेगा। ठीक है। और अगर तुम्हारा एलएलपी का सीए फर्म है, अब तो नया फॉर्मेट आ गया ना पार्टनरशिप का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो सर 3 चार्टेड मिलकर एक एलएलपी खोल सकते हैं। हाँ खोल सकते हैं। देख, चार्टेड इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब अकेला। चार्टेड लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोल के कर सकता है, और चार्टेड चाहे तो एक एलएलपी खोल सकता है। लेकिन चार्टेड चाहे तो एक कंपनी नहीं खोल सकता। मतलब हम सीए का कंपनी खोलेगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है? सर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? देखो पहला वही बोला, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। सर तब जो डेलॉयट है वो कंपनी है ना? पार्टनरशिप फर्म है, डेलॉयट लिमिटेड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म? हाँ डेलॉयट फर्म है, डेलॉयट लिमिटेड या डेलॉयट प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो इतना बड़ा कंसर्न, हमको लगा कंपनी फॉर्म में काम करता हो। नहीं, कंपनी फॉर्मेट में काम ही नहीं कर सकता ना। एक सीए का तो कंपनी फॉर्म, सीए का तो कंपनी हो ही नहीं सकता। देखो पहला ही मना किया है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। और कब कब डिस्क्वालीफाइड हो? जिस कंपनी में तुम एम्प्लॉय या ऑफिसर हो उसका ऑडिटर नहीं बन सकते, या फिर पार्टनर और एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय। तुम किसी कंपनी ये क्यों नहीं हो पाएगा सर? हाँ ये क्यों नहीं, एम्प्लॉय अगर एक ऑडिटर क्यों नहीं कर पाएगा उस कंपनी का ऑडिट? भाई हम तुमको एक बात बोलते बोलते थक चुका है तुम। सीए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम तेरी कंपनी में नौकरी करता है और हम ही तेरे कंपनी का ऑडिटर भी है, तो हम इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? तो कंपनी जो बोलेगा हम वही करेगा। हाँ। ये भी सही बात। तो ये बात ब्रेन में एकदम फिट कर ले। एक ऑडिटर वही हो सकता है जो प्रैक्टिस में है और इंडिपेंडेंट है। जैसे हम अपने भाई के बिजनेस का भी ऑडिट नहीं कर सकते। पर्सनल रिलेशनशिप हो जाएगा। हाँ एकदम। सीए इंस्टीट्यूट, जब तुम सीए फाइनल देगा ना तो ऑडिट में चैप्टर आएगा एथिक्स ऑफ ऑडिट। उसमें बकायदा बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, क्या सीए कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और क्या पनिशमेंट है रूल तोड़ने पे। ठीक है, तब देखा जाएगा। हाँ। तुम पार्टनर और एम्प्लॉय या ऑफिसर ऑफ एन एम्प्लॉय नहीं हो सकता। मतलब किसी फर्म में तुम पार्टनर है और उसी फर्म का तुम ऑडिटर भी है, ये नहीं हो सकता। ये लो अगला बात, अ पर्सन और इज रिलेटिव और इज पार्टनर। पार्टनर का रिलेटिव है वो भी नहीं ऑडिटर हो सकता। मुद्दा ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम कंपनी से रिलेशन नहीं रख पाओगे। हाँ। तो वो कंपनी तो ऑडिट नहीं कर पाओगे। हाँ।
या फिर तुम किसी कंपनी में या कोई भी बिजनेस का जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो, जिसका तुम ऑडिट करने जा रहे हो, उससे तुम 1 लाख से ज्यादा का उधार ले रखे हो या उधार दे रखे हो। पहले ये अमाउंट 10,000 था, इस बार अब इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया। ठीक है, एलिजिबल है। नहीं ठीक है। तो मतलब तुम्हारा उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट का मतलब है कि अप टू 1 लाख। शेयर होल्ड कर रहे हैं उसके 1 लाख रुपया का, लोन दे रखे हैं उसको 1 लाख रुपया का, उधार में माल बेच रखे हैं या माल खरीद रखे हैं उधार में 1 लाख रुपया का, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, हाँ। यही स्टॉप करते हैं आज।